Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 15th October 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is about Neo-Buddhist movement, and this topic is important from our syllabus GS paper 1 Indian culture point of view. It is also important for PSIR option students. तो देखिए, इस आर्टिकल को समझने से पहले ज़रा देखते हैं डॉक्टर अंबेडकर के व्यू हिंदू रिलीजन को लेकर के क्या थे और कैसे उनके व्यू महात्मा गांधी के व्यू से काफ़ी ज़्यादा अलग थे. तो महात्मा गांधी आप सबको पता होगा कि वॉज अ डिवाउट हिंदू. तो बहुत बार वो जब एक आइडियल गवर्नमेंट की चर्चा करते थे तो उसको वो राम राज्य से इक्वेट करते थे. फिर वो उन्होंने बहुत बार क्लैरिफिकेशन भी दिया है कि व्हेन ही इक्वेट्स आइडियल या गुड गवर्नेंस विथ राम राज्य दैट डज नॉट हैव एनी कॉम्युनल कैनोटेशन. क्योंकि वो एक हिंदू हैं तो उनकी लैंग्वेज में कुछ ना कुछ हिंदू फ्लेवर होगा ही होगा. बट ही वॉज ए डिवाउट हिंदू. सनातन हिंदू ट्रेडिशंस को वो मानते थे महात्मा गांधी. और उन्होंने फिर वर्ना सिस्टम को भी एक्सेप्ट किया है महात्मा गांधी ने. उनका मानना था कि वर्ना सिस्टम कैसा होता है, आपके प्रोफेशन के बेसिस पे बना हुआ है. तो उससे दो फ़ायदे होते हैं. एक तो जो प्रोफिशिएंसी है या स्किल है जनरेशन टू जनरेशन पास होती है, इस कारण से वो प्रिजर्व हो करके रहती है. जैसे कि अगर आप मान लीजिए कि कारपेंटर के बच्चे कारपेंटरी करें तो वो स्किल जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे पास होती है. बचपन से ही वो कारपेंटरी सीखते हैं. और वैसे ही पॉटर के बच्चे अगर पॉटरी बनाएं तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन वो बेहतर स्किल पास होगा. तो एक जो एक्सेलेंट जो स्किल या क्राफ्टमैनशिप है वो रिटेन रहेगी. और दूसरा, समाज में कंपटीशन को अवॉइड किया जा सकेगा, इंटेंस कंपटीशन को. अदरवाइज़ हर इंसान हर वो काम करना चाहेगा जिससे उसको ज़्यादा ज़्यादा फ़ायदा दिखे. तो इससे समाज में कट थ्रोट कंपटीशन आएगा एंड दैट विल मेक आवर सोसाइटी अ टैडपोल सोसाइटी. सो दिस इज़ वाई महात्मा गांधी वॉज इन फेवर ऑफ वर्ना सिस्टम. बट हाँ, वर्ना के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन के वो पूरी तरह से अगेंस्ट थे. इसीलिए जो लोग भी डिप्रेस्ड क्लासेस को बिलोंग करते थे या जिनके खिलाफ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की जाती थी उनको महात्मा गांधी ने टाइटल दिया हरिजन का, सन ऑफ गॉड. इन सारे आइडियाज़ के बिल्कुल खिलाफ थे बी आर अम्बेडकर. बी आर अम्बेडकर को ये हरिजन शब्द बहुत ही डेरोगेटरी लगता था. उनका कहना था कि आप उनको सन ऑफ गॉड बुलाइए या जो भी कहिए, अगर आपने उनको एक अलग से नाम दे दिया तो आपने एक परमानेंट ब्रांडिंग कर दी. और इस तरीके से आपने, ऐसा मानना था बी आर अम्बेडकर का, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का, कि आपने अनटचेबिलिटी को इमोर्टलाइज कर दिया है. और ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिटिक ऑफ हिंदुइज्म एज अ रिलीजन इटसेल्फ और एज ए कल्चर और ए सिस्टम इटसेल्फ. उनका मानना था कि जब तक हिंदुइज्म रहेगा तब तक कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन रहेगा. ऐसा नहीं हो सकता कि हिंदुइज्म के अंदर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म किया जा सकता है. इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो या एजुकेशन के बेसिस पे आप अनटचेबिलिटी को ख़त्म नहीं कर सकते. क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस. वो खुद एक अनटचेबल कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, महाड़ कम्युनिटी को, लेकिन वो काफ़ी एजुकेटेड थे. उन्होंने लंदन से लॉ की पढ़ाई की. तो ही वॉज़ वेल एजुकेटेड, इकोनॉमिकली ऑल्सो ही वॉज़ वेल ऑफ. फिर भी उनका जो लॉ का जो प्रोफेशन है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी लोग उनके खिलाफ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते थे. उनको इसका एहसास था और जिस कारण से उनका लॉ का प्रोफेशन नहीं चल पा रहा था. दिस इज़ वाई डॉक्टर अम्बेडकर रियलाइज्ड कि चाहे आप कितना भी पढ़ लिख लो, अगर आप अनटचेबल या डिप्रेस्ड कम्युनिटी को बिलोंग करते हो तो यू आर गोइंग टू फेस दिस डिस्क्रिमिनेशन इन योर लाइफ. और इस कारण से डॉक्टर अम्बेडकर बिलीव्ड कि एज लॉन्ग एज हिंदुइज्म एज ए कल्चर और रिलीजन और ए सिस्टम कंटिन्यूज, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन विल कंटिन्यू. सो द ओनली वे ऑफ एंडिंग कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इज टू एंड हिंदुइज्म इटसेल्फ. तो इसलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वुड सजेस्ट द आइडिया ऑफ इंटरकास्ट मैरिजेज या फिर इंटरकास्ट डाइनिंग, कि सारे जो कल्चरल जो सेग्रीगेशन है उसको ख़त्म कर दिया जाए. जैसे इंटरकास्ट मैरिजेज होंगे अपने आप सारी की सारी जो कास्ट हैं वो आपस में मिक्सअप हो जाएंगे. धीरे धीरे फिर जो हिंदुइज्म की जो एक बी आर अम्बेडकर के हिसाब से जो एसेंशियल फीचर है वर्ना सिस्टम वही ख़त्म हो जाएगी और हिंदुइज्म ख़त्म हो जाएगी. सो समटाइम्स यू वुड से
पुट डायनामाइट ऑन मनुस्मृति, इस तरह के उनके ओपिनियन थे. सो ही वॉज सो मच फ्रस्ट्रेटेड विथ द कास्ट बेस्ड डिवीजन ऑफ द सोसाइटी एंड द डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस committed against the lower caste और lower वर्ना people. उसके ठीक विपरीत महात्मा गांधी के व्यू थोड़े अलग थे. महात्मा गांधी wanted to retain कास्ट सिस्टम या फिर वर्ना सिस्टम, लेकिन उसमें डिस्क्रिमिनेशन को वो ख़त्म करना चाहते थे. तो ये दोनों बिल्कुल अलग अलग व्यू हैं. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपने लाइफ टाइम में बहुत कोशिश की कि हिंदुइज्म को रिफॉर्म किया जाए और हिंदुइज्म के अंदर डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म किया जाए और जो लोअर कास्ट के लोग हैं या दलित हैं उनको एक रिस्पेक्टफुल लाइफ मिले. लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही गॉट फ्रस्ट्रेटेड विद दिस आइडिया एंड देन ही बिलीव्ड कि द ओनली वे ऑफ हैविंग salvaged pride और हैविंग an intellectual life is to leave Hinduism itself. और फिर उन्होंने बुद्धिज़्म को अपनाया क्योंकि उनको लगता था कि बुद्धिज़्म, उनकी ऐसी बिलीव थी कि बुद्धिज़्म में कम से कम लव और कंपैशन के बेसिस पे ये रिलीजन बना हुआ है. बुद्धिज़्म गिव्स द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, और उसको अडॉप्ट करके उनके जो दलित कम्युनिटी के मेंबर्स हैं दे विल हैव एटलीस्ट एन इंटेलेक्चुअल लाइफ और एटलीस्ट दे विल हैव अ लाइफ ऑफ बेसिक प्राइड. और इसी कारण से इन द लास्ट फेज ऑफ हिज लाइफ 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और उनके लगभग 5 लाख सपोर्टर्स, दलित सपोर्टर्स ने एक साथ बुद्धिज़्म को एम्ब्रेस कर लिया एट नागपुर. तो इसको कहते हैं कि दीक्षा उन्होंने ले ली बुद्धिज़्म की, और इसी कारण से नागपुर में इस जगह को दीक्षा भूमि भी कहते हैं. और उसके बाद से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने स्टार्ट किया नियो बुद्धिज़्म. तो नियो बुद्धिज़्म, जिसको कभी कभार नवन्य बुद्धिज़्म भी कहते हैं, दैट वाज इनिशिएटेड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर with an idea of guiding Dalit community of Hindu communities to adopt Buddhism. तो नियो बुद्धिस्ट मूवमेंट इज ए रिलीजियस मूवमेंट जिसका सोशल या पॉलिटिकल कनोटेशन भी था, जिसका मेन गोल था कि दलित्स इन इंडिया को अब हिंदुइज्म छोड़ करके बुद्धिज़्म के अंदर एम्ब्रेस कराया जाए. तो इसीलिए कभी कभार नियो बुद्धिस्ट मूवमेंट को अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट मूवमेंट या मॉडर्न बुद्धिस्ट मूवमेंट नाम से भी जाना जाता है. And it proposed कि the most of the untouchables, if they want to have a life of self-respect, they should adopt Buddhism. And he hoped कि जो Buddhist principle हैं, that will allow this Dalit community to have a life of self-respect and make them a robust community. तो ये जो Neo Buddhist movement है, it is considered as a ideological and intellectual challenge to the Brahminical dominance that was prevalent in द इंडियन सोसाइटी दोज डेज. आज भी है, उस टाइम में ये ज़्यादा प्रेवलेंट था. इस टॉपिक के बेसिस पे ये मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 and this topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view, especially from the social indicator perspective. ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये एक एनुअल रिपोर्ट है जो दुनिया की एक इंटरनेशनल एजेंसी कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ पब्लिश करती है. 2016 से ही ये रिपोर्ट हर साल पब्लिश किया जाता रहा है, हर साल अक्टूबर महीने में आता है. तो इस साल जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स का रिपोर्ट है दैट इज़ 17th एडिशन ऑफ ग्लोबल हंगर इंडेक्स. इस रिपोर्ट में जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट है इसमें मेजर किया जाता है कि हमारे देश में या किसी भी देश में, पूरे दुनिया भर के अलग अलग देशों के अंदर हंगर के लेवल को ट्रैक किया जाता है और फिर उसके बेसिस पे उनको रैंकिंग दी जाती है रीजनल लेवल पे और ग्लोबल लेवल पे. तो ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है इसमें मेनली 4 इंडिकेटर्स पे फोकस किया जाता है: अंडर नॉरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग एंड चाइल्ड मॉर्टेलिटी. तो अंडर नॉरिशमेंट में कैलोरी इंटेक पे फोकस किया जाता है. अगर किसी इंसान की कैलोरी इंटेक उसकी रिक्वायरमेंट से कम है तो फिर उसको अंडर नॉरिश्ड कहा जाता है. चाइल्ड वेस्टिंग में कैसा होता है, इट इज़ अ शेयर ऑफ चिल्ड्रन अंडर एज ऑफ 5 हु हैव लो वेट फॉर देयर हाइट. अब देखो ये जैसे बच्चा है, इसका वजन उसके हाइट के हिसाब से कम है तो आप इसको वेस्टेड चाइल्ड कहेंगे. और 5 साल से कम उम्र के बच्चों में चाइल्ड वेस्टिंग कैलकुलेट करता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स. चाइल्ड स्टंटिंग वो बच्चा जिसकी हाइट कम है उसके एज के हिसाब से, इस तरह के बच्चे जिसकी हाइट कम है उसके एज के हिसाब से, ये भी इसको स्टंटिंग कहते हैं. स्टंटिंग इज ऑल्सो एन इंडिकेटर ऑफ
अंडर न्यूट्रिशन। उसके अलावा चाइल्ड मोर्टेलिटी तो आप समझते ही हैं, डेथ ऑफ चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 5। तो ये 5 पैरामीटर्स के बेसिस पे, 4 पैरामीटर्स के बेसिस पे अंडर नॉरिशमेंट यानी कि कैलोरी इनटेक अगर कम हो रहा है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, या वेस्टिंग यानी कि वजन कम है हाइट के हिसाब से, स्टंटिंग हाइट कम है एज के हिसाब से, मोर्टेलिटी यानी कि डेथ के बेसिस पे दुनिया के अलग अलग देशों को 100 पॉइंट के स्केल पे, 100 पॉइंट स्केल पे स्कोर दिया जाता है। तो 0 कैन बी कंसिडर्ड एज द बेस्ट पॉसिबल स्कोर यानी कि कोई हंगर नहीं है, वाइल 100 कैन बी कंसिडर्ड एज द वर्स्ट स्कोर। तो अब जरा देखिए, 100 पॉइंट पे स्कोर किया जाता है, 0 के जितना नज़दीक हो यानी कि उतना कम हंगर है, 100 के जितना नज़दीक हो उतना ज़्यादा हंगर है। आप देखो इंडिया को 2022 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में स्कोर मिला है 29.1। अगर देखा जाए तो दुनिया के अलग अलग देशों को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। लो हंगर इंडेक्स की कैटेगरी में, मॉडरेट, सीरियस, अलार्मिंग एंड एक्सट्रीमली अलार्मिंग। तो इंडिया कहीं इस कैटेगरी में लाई करता है, सीरियस हंगर के कैटेगरी में हमारा देश लाई करता है। विद द स्कोर ऑफ 29.1 आवर कंट्री इंडिया फॉल्स इन द सीरियस कैटेगरी फॉर हंगर मीटर। तो यहाँ देख करके तो फिर भी लगता है कि हमारा परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, सीरियस कैटेगरी का हंगर है, ठीक है। हमारे पीछे अलार्मिंग वाले, एक्सट्रीमली अलार्मिंग वाले भी हैं। लेकिन अगर रैंक देखिए तो दुनिया के 121 देशों की रैंकिंग दी गई है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, उसमें से हमारा रैंक है 107। पूरे साउथ एशिया में हमारा रैंक बस अफ़गानिस्तान से बेहतर है, और वो भी थोड़ा सा बेहतर है अफ़गानिस्तान से। देखिए श्रीलंका का स्कोर या रैंक हमसे काफ़ी अच्छा है, नेपाल, बांग्लादेश और इवन पाकिस्तान का रैंक हमसे हंगर इंडेक्स में बेहतर है। हमारा रैंक है 107 आउट ऑफ 121 कंट्रीज़, हमसे थोड़ा सा पीछे अफ़गानिस्तान विथ रैंक ऑफ 109 आउट ऑफ 121 कंट्रीज़। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक अनफॉर्चुनेट कंडीशन है और एक मैटर ऑफ कंसर्न है इंडिया के लिए कि हमारे देश में हंगर का प्रोपोर्शन अभी भी इतना ज़्यादा है। पूरे दुनिया भर का अगर आप ये देखें, रिप्रेजेंटेशन देखें हंगर का, तो ग्रीन कलर से जिन देशों को दिखाया गया वहाँ पे हंगर काफ़ी कम है। वाइट वाले वो देश हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया है। अब यूएस में, कनाडा में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में तो मेजर करने की ज़रूरत भी नहीं है, यहाँ पे हंगर है नहीं इतना। लेकिन हंगर के ज़्यादा केसेस जो हैं वो फिर अफ्रीका में है, कुछ हद तक एशिया में है, लेकिन इंडिया का रैंक काफ़ी ख़राब है। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट INS अरिहंत लॉन्च फ्रॉम सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। तो दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। इस आर्टिकल को समझने से पहले जरा समझते हैं हम लोग के मिसाइल सीरीज़ के बारे में। देखिए के मिसाइल सीरीज़ जो है हमारे देश में वो 4 टाइप के हैं। K-15 जिसका नाम है सगारिका, टेक्निकल नाम है K-15 ना, वैसे इसका नाम है सगारिका। फिर K-4, K-5, K-6। ये जो K सीरीज़ के मिसाइल्स हैं इनका नाम एक्चुअली पड़ा है हमारे पूर्व प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के नाम के बाद से, K फॉर कलाम। ये जो K सीरीज़ के मिसाइल हैं इनकी खासियत ये है कि ये सबमरीन पे इनको इंडक्ट किया जा सकता है या फिर सबमरीन पे इनको वहाँ से इनको लॉन्च किया जा सकता है, यानी कि पानी के अंदर से इनको लॉन्च किया जा सकता है। दैट इज़ द फीचर और स्पेसिफिक फीचर ऑफ दिस K सीरीज मिसाइल। तो दूसरे भाषा में कहें या टेक्निकल नाम इनका देखें तो ये है सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल जो दूर जा कर के हिट करे, जो ग्रेविटी की मदद से, आप बैलिस्टिक मिसाइल्स वो होते हैं जिसको आप थ्रस्ट देते हैं, फिर वो ऊंचाई तक जाता है और फिर ग्रेविटी की मदद से फॉल करता है और लंबे डिस्टेंस तक हिट करता है, 1000 से लेकर के 2000 3000 किलोमीटर तक हिट करता है। खासियत यह है कि ये सबमरीन से लॉन्च किए जा सकते हैं। तो इस कारण से आप इसको पाकिस्तान के कोस्ट के नज़दीक ले जा कर के और फिर सबमरीन से लॉन्च कर दीजिए तो जाकर के पाकिस्तान के किसी इंपॉर्टेंट सिटी पे हिट कर देगा, अगर मान लीजिए कभी पाकिस्तान से हमारा वॉर होता है तो। सो दैट इज़ द ब्यूटी और यू मे से द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस K सीरीज मिसाइल। दे आर सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, सबमरीन से लॉन्च किया जा सकता है। अब वैसे तो 4 है सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल जो K सीरीज़ को बिलोंग करते हैं, लेकिन उसमें से K-15 या सगारिका ऑलरेडी तैयार हो चुका है और इसको हमारे अरिहंत नाम के सबमरीन पे इंस्टॉल भी कर दिया गया है। ये अरिहंत है, उस पर इस सबमरीन को इंस्टॉल भी कर दिया गया है।
अरिहंत सबमरीन की अगर बात की जाए तो अरिहंत सबमरीन है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। ध्यान से समझिएगा, ये सबमरीन अपने आप में न्यूक्लियर पावर्ड है, मतलब न्यूक्लियर एनर्जी से चलता है। और ये जो मिसाइल है जो इसके ऊपर इंडक्ट किया गया है K-15 या सगारिका, ये न्यूक्लियर स्टॉक पाइल को कैरी कर सकता है, यानी कि न्यूक्लियर वेपन को कैरी कर सकता है। तो ये K-15 है सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक न्यूक्लियर मिसाइल, यानी कि न्यूक्लियर वॉरहेड लग सकता है। और ये INS अरिहंत है जो न्यूक्लियर रन या न्यूक्लियर पावर्ड है। तो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन अरिहंत पे K-15 को माउंट किया गया है। K-15 का अगर आप देखिए तो रेंज है लगभग 750 किलोमीटर, लेकिन K-4 का रेंज इससे काफ़ी ज़्यादा है, 3500 किलोमीटर तक है। और K-4 का वॉर हेड यानी कि न्यूक्लियर मटेरियल का कैरी करने का कैपेसिटी भी काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 2000 किलोग्राम तक का, जबकि K-15 का कम है। लेकिन करंट न्यूज़ यही है कि हमने K-15 को अरिहंत पे इंडक्ट भी कर दिया है और वहाँ से K-15 का हमने टेस्ट लॉन्च भी कर दिया है। सो इंडिया हैज़ टेस्ट लॉन्च्ड अरिहंत मिसाइल से, अरिहंत न्यूक्लियर सबमरीन से, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन से K-15 का टेस्ट लॉन्च। ध्यान से समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। हमने किसी देश पे अटैक नहीं किया है, हमने बस अपने अरिहंत जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है वहाँ से K-15 यानी कि सगारिका या जो न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी करने वाली एक सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है उसका टेस्ट फायर किया है। ये टेस्ट फायर करने से फ़ायदा क्या हुआ है, जो हमारी जो न्यूक्लियर डेटरेंस है इसको और ज़्यादा क्रेडिबिलिटी मिली है। पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। न्यूक्लियर डेटरेंस एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो पॉलिटिकल साइंस में आप पढ़ते हैं। न्यूक्लियर डेटरेंस का क्या मतलब है कि आप न्यूक्लियर वेपन को आपने इसलिए डेवलप किया है ताकि कोई और देश आपके ऊपर न्यूक्लियर वेपन अटैक करने से पहले सोचे या घबराए। आपको पता है कि इंडिया की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है नो फर्स्ट यूज, यानी कि हम पहले किसी भी देश पे न्यूक्लियर वेपन से वॉर नहीं करेंगे। तो फिर हमने क्यों डेवलप किया है न्यूक्लियर वेपन? तो न्यूक्लियर वेपन हमने मेनली किसी दूसरे पे अटैक करने के लिए नहीं डेवलप किया है, हमने अपने ऊपर अटैक प्रिवेंट करने के लिए न्यूक्लियर वेपन को डेवलप किया है, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर डेटरेंस। और न्यूक्लियर डेटरेंस ज़्यादा क्रेडिबल तब होता है जब आपके पास कैपेबिलिटी हो कि आप एयर फोर्स, नेवी और आर्मी तीनों जगह से न्यूक्लियर वेपन अटैक कर पाएँ। इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर ट्रायड, कि आपकी आर्मी भी कैपेबल हो, आपकी नेवी भी कैपेबल हो और आपकी एयर फोर्स भी कैपेबल हो न्यूक्लियर काउंटर अटैक करने की। तो इससे क्या होगा कि मान लीजिए हाइपोथेटिकल सिचुएशन, चाइना हम पे न्यूक्लियर अटैक करता है हमारे ज़मीन पे, तो हमारी जो नेवी है वो काउंटर अटैक कर पाएगी न्यूक्लियर वेपन के साथ। तभी तो डेटरेंस क्रिएट होगा, तभी तो चाइना को डर लगेगा कि भाई इनके पास ट्रायड है, इनके नेवी को मारेंगे तो आर्मी हिट बैक करेगी, इनकी एयरफोर्स को मारेंगे तो नेवी या आर्मी हिट बैक करेगी, आर्मी को मारेंगे तो नेवी या एयरफोर्स हिट बैक करेगा। सो मुद्दा ये है कि हमने नेवी के ऊपर जो न्यूक्लियर पावर काउंटर अटैक करने का जो ये कैपेबिलिटी डेवलप कर दिया बाय इंस्टॉलिंग दिस K-15 ओवर अरिहंत, दैट हैज़ क्रिएटेड ए ट्रायड एंड दैट हैज़ गिवन द न्यूक्लियर डेटरेंस मोर क्रेडिबिलिटी। जो न्यूक्लियर डेटरेंस है इंडिया के लिए, जो बाकी देशों को प्रिवेंट करता हमारे ऊपर अटैक करने से, उसको हमने ज़्यादा क्रेडिबिलिटी दी है। एंड दिस इज़ हाउ दिस पर्टिकुलर टेस्ट इज़ ऑफ सिग्निफिकेंस। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट फर्स्ट एवर सेंचुरी फॉर स्लेंडर लॉरिस। तो इस तरह के छोटे छोटे स्पीसीज़ के बारे में कभी कभार सवाल पूछ ले जाते हैं प्रीलिम्स में, बोथ APSC और UPSC के, इसलिए इस तरह के छोटे छोटे स्पीसीज़ को हम लोग कवर करते फिरेंगे। दिस टॉपिक इज़ इंपॉर्टेंट फ्रॉम GS पेपर 3 इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। स्लेंडर लॉरिस के बारे में ज़रा देखते हैं। ये रात को मेनली एक्टिव होता है ये जानवर। ये एक मैमल है जो ज़्यादातर अपना जीवन या इनफैक्ट पूरा ही जीवन ट्रीज़ पे बिताता है। इट इज़ मेनली नेटिव टू इंडिया एंड श्रीलंका। इंडिया में भी सदर्न और ईस्टर्न स्टेट्स में ही मिलता है, जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में ही मिलता है ये, और उसके अलावा कुछ हद तक श्रीलंका में मिलता है। इट इज़ अमंग्स द वर्ल्ड्स टॉप 25 इंडेंजर्ड प्राइमेट्स। IUCN स्टेटस अगर देखा जाए तो ये इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है। इंडिया के अंदर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इसको शेड्यूल 1 का यानी कि हाईएस्ट प्रोटेक्शन मिला है। स्लेंडर लॉरिस क्या करता है, पेस्ट्स को खाता रहता है, इस कारण से फार्मर्स को ये इनडायरेक्टली सपोर्ट कर देता है एक तरीके से। इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रेडेटर ऑफ पेस्ट्स।
एंड दैट इज़ हाउ इट हेल्प्स फार्मर्स। करंट न्यूज़ ये है कि इंडिया ने पहला ऐसा सेंचुरी डेवलप किया है स्पेसिफिकली फॉर सिलेंडर लॉरीज। दिस सेंचुरी हैज़ बीन सेट अप इन करूर एंड डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु एंड इट हैज़ बीन डेवलप्ड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ एंड दिस टॉपिक इज क्यों हम इसको कवर कर रहे हैं, क्योंकि कल का दिन जो 14 अक्टूबर था दैट इज़ सेलिब्रेटेड आज बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ जी। तो लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ जी के बारे में देखते हैं। ग्रेट नॉवेलिस्ट, राइटर, पोएट फ्रॉम असमीज लिटरेचर। आपको पता है अगर आपने थोड़ा सा भी यूपीएससी की तैयारी की है तो मेंस में जीएस पेपर 5 में पर्सनालिटी बेस्ड सवाल वो बहुत पूछते हैं। तो इस कारण से इस तरह के जितने भी पर्सनालिटीज़ हैं, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़, हम लोग न्यूज़पेपर की मदद से उनको कवर करते हुए चलेंगे। तो लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ इज एन इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, नॉवेलिस्ट, राइटर, पोएट फ्रॉम असमीज लिटरेचर। 14 अक्टूबर 1864 को उनका जन्म हुआ था नगांव में, यानी कि कल का दिन। इसी कारण से पूरे असम भर में उनका बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया जा रहा है। उनको मेनली हास्य कवि की तरह जाना जाता था। ह्यूमरस कॉलम लिखा करते थे, कई सारे ह्यूमरस कॉलम लिखे हैं। ही डाइड ऑन 26 मार्च 1938 और उनके जो डेथ का दिन है 26 मार्च, उसको हमारे स्टेट असम में साहित्य दिवस की तरह ऑब्जर्व किया जाता है। तो असम साहित्य सभा ऑब्जर्व्स दिस डे 26 मार्च एज साहित्य दिवस इन रिमेम्बरेंस ऑफ और रिकॉग्निशन ऑफ डॉक्टर लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ। डॉक्टर लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ को असम साहित्य सभा ने टाइटल भी दिया है रॉखो राज का, यानी कि द किंग ऑफ ह्यूमर। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन, इसमें लगभग 70 सुपर कंप्यूटर्स बनाए जाने हैं, 1000 नहीं। तो पहला स्टेटमेंट गलत है लेकिन दूसरा सही है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, लीड्स हैज़ बिन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। सो पहला गलत है लेकिन आसाम अचीवर स्टेट में है तो दूसरा सही है। तो दिस स्टेटमेंट इज राइट। और साइकैड्स आर अ टाइप ऑफ एंशिएंट ग्रुप्स ऑफ सीड प्लांट्स। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।